हेलो दोस्तों, आज अपन चैप्टर नंबर 10 जिसमें उपनिवेशवाद और देहात का अर्थ नामक अपना चैप्टर है, इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर है क्या, इसके अंदर किसानों के साथ में किस प्रकार से शोषण किया गया उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत के प्रशासनिक व्यवस्था पर अपना एक तरह से अधिकार काबिज किया, उसके बारे में बात करते हैं। तो अंग्रेज हालांकि 1600 ईस्वी के अंदर भारत में अपना पैर रखते हैं और यहाँ पर केवल व्यापार के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन व्यापार के उद्देश्य से और व्यापार करते हुए किस प्रकार से भारतीयों को अंग्रेज गुलाम बनाते हैं। अंग्रेजों का सिस्टम क्या था, अंग्रेज यहाँ से कच्चा माल, जैसे कि यहाँ पर गेहूँ उत्पादित हुए, ठीक है, और मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर गेहूँ उत्पादित हुए और इनके यहाँ के गेहूँ से ही यहाँ पर क्या बने, बिस्किट बने, ठीक है। किसके द्वारा बने गए, अंग्रेजों के द्वारा, यानी खुद की कंपनी के द्वारा बिस्किट बने और ये यहाँ भारतीयों से कम रुपए में गेहूँ खरीदे गए, ठीक है। और आगे जाकर यहाँ पर जो बिस्किट खरीदे गए ना, इनको अधिक रुपए में अपने देश में भेज दिया गया, ठीक है। और वहाँ से जो पैसा प्राप्त हुआ वो ज़्यादा था, जाहिर बात है, ज़्यादा पैसा प्राप्त हुआ और इस ज़्यादा पैसे से वापस भारतीयों से गेहूँ खरीदे गए। यानी मैं गेहूँ का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर वस्तु को खरीदा गया। इस प्रकार से भारतीय धन को जो है अंग्रेज क्या कर रहे थे, भारत से बाहर निकाल रहे थे। यानी धन निष्कासन का जो सिद्धांत है दादा भाई नौरोजी ने दिया था सबसे पहले, तो उस सिद्धांत को अपन को समझना चाहिए। यानी भारतीयों की वस्तु कम कीमत में खरीद कर अधिक कीमत में अंग्रेजों को बेचना, यानी अपने देश में ले जाकर बेच देना, जिससे भारतीयों को इसका जो है घाटा हुआ। भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, लेकिन भारत की अब इस समय तक यानी 1757 तक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी। अब एक बंगाल, जिस समय कलकत्ता बंगाल के अंदर था और अब भी बंगाल के अंदर ही, और कलकत्ता जो है जिसको कोलकाता कहा जाता था, यह उस समय भारत की तात्कालीन राजधानी हुआ करती थी अंग्रेजों के समय, ठीक है। तो बंगाल के नवाब थे उस समय जो है सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, और अंग्रेजों के एक सैनिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य एक युद्ध होता है। रॉबर्ट क्लाइव एक सैनिक था, अंग्रेज सैनिक था। इसने बंगाल के नवाब यानी बंगाल के राजा सिराजुद्दौला से लड़ाई की और सिराजुद्दौला के सामने युद्ध किया, जिसके युद्ध का नाम दिया गया प्लासी का युद्ध, और यह 1757 में हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला को जो है लॉर्ड क्लाइव ने बुरी तरह से पराजित किया, यानी हराया, और यहाँ पर अंग्रेजों की पहली जीत होती है भारत के अंदर। इससे अंग्रेजों ने बंगाल पर आधे से अधिक बंगाल पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। अब दूसरा युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, जो 1764 में होता है, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो और इसके सामने थे कई राज्यों के संयुक्त सैनिक, जैसे कि अवध के सिराजुद्दौला थे, अवध के, और अवध भी एक रियासत हुआ करती थी, उसके सिराजुद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य ये युद्ध होता है, जिसमें भी अंग्रेजों की क्या होती है, विजयी होती हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अंग्रेजों ने अपनी कर व्यवस्था को सुनिश्चित किया और यहाँ पर बंगाल और अवध यानी भारत के लगभग 75% भूखंड पर यह क्या कर लेते हैं, बक्सर के युद्ध तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। और अब क्या है, अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्थाएं या ऐसी व्यवस्थाएं बनानी शुरू की जिससे किसानों से जो है ऋण लिया जा सके, सॉरी टैक्स लिया जा सके, यानी कर लिया जा सके किसानों से अधिक से अधिक। और उस टैक्स से जो है अंग्रेज जो है खुद की आय बढ़ाना चाहते थे, यानी खुद के पास में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने 3 व्यवस्थाएं लाई। वो पहली थी इस्तमारी व्यवस्था, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया, और दूसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसके बाद में मालवाड़ी व्यवस्था थी। तो आइए देखते हैं ये व्यवस्थाएं क्या थी, इनसे किसानों को क्या नुकसान हुआ और किस प्रकार से किसान आर्थिक रूप से कमजोर हुए, और जमींदारों को क्या नुकसान हुआ। इनमें से एक व्यवस्था है जमींदारी व्यवस्था, इससे जमींदारों को क्या नुकसान हुआ, रैयतवाड़ी में किसानों को कैसे नुकसान हुआ, ये जो है व्यवस्था किसने लागू की, कैसे लागू हुई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मालवाड़ी व्यवस्था कैसी क्या थी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए अपन देखते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त ये लागू होता है 1793 में। इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने इस व्यवस्था को लागू किया था, और ये 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की जाती है, और ये बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक के 19% भूखंड पर या भूभाग पर जो है लागू हुई थी, ठीक है। इस व्यवस्था में था क्या, आखिर ये व्यवस्था थी क्या। इस व्यवस्था के अनुसार एक भूमि पर, जैसे कि ये किसानों का कोई गांव है, तो इस गांव की पूरी भूमि एक जमींदार के अधीन थी। उस जमींदार को कहा जाता था कि तेरे को 1 महीने में हमारे को जो है 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो कैसे भी इन किसानों से 10,000 चुकाए हमें नहीं पता, और बीच में तेरे को अपने खर्चे भी पूरे करने हैं। हमें 10,000 रुपये चाहिए किसानों से, तो लेकर हमें देगा। किसानों ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब जमींदार जो है किसानों से टैक्स लेकर किसको देगा, अंग्रेजों को देगा। अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था बना दी। इससे किसानों के साथ साथ जमींदार भी दबे, क्योंकि यदि कोई जमींदार किसानों से इस व्यवस्था में
किसानों से क्या नहीं लेता था, यानी 10,000, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 10,000 रुपये नहीं दे पाता था तो उस किसान की ज़मीन नीलाम कर दी सॉरी उस ज़मींदार की क्या है, ज़मीनें जितनी भी थी उसको नीलाम कर दी जाती थी। उन ज़मींदारों की जो है ज़मीनें नीलाम होती थी, और नीलाम होती थी उसमें क्या होता था, उसमें व्यापारी आते थे, सामने बैठते थे और बोली लगाते थे और कहते थे कि मैं इतने दूँगा, दूसरा कहता था मैं इतने दूँगा। इस प्रकार से नीलामी पर जो है उस ज़मींदार की जो है ज़मीन को बेच दिया जाता था, और उससे आने वाले पैसे से वो अपनी जो है अंग्रेज़ अपनी क्या करते थे, पूर्ति करते थे। इस प्रकार से अंग्रेज़ों को क्या चाहिए थे, मनी भाई, यानी पैसे चाहिए थे, रुपए, ठीक है? तो वो लूटना चाह रहे थे, ठीक है? इससे किसानों पर जो है शोषण बढ़ गया, क्योंकि ज़मींदार कभी भी नहीं मरता था। क्यों? क्योंकि ज़मींदार तो किसानों से अधिक कर लेने की कोशिश करता था, क्योंकि 10,000 दे देंगे, उसके बाद में पीछे बचेंगे वो किसानों से हम खा लेंगे। तो ऐसी नीयत कैसी थी, किनकी थी? ज़मींदारों की, ठीक है? जिससे किसान कमज़ोर होते गए, उनका आर्थिक रूप से काफ़ी शोषण हुआ, ठीक है? हालाँकि ज़मींदारों पर भी इसमें शोषण हुआ, क्योंकि ज़मींदार इतनी लगान या टैक्स जो है किससे नहीं ले पाए? किसानों से नहीं ले पाए, जिससे कई ज़मींदारों को अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ा। तो ये व्यवस्था थी, ठीक है? और उसके बाद में इसमें जो है इसका उद्देश्य क्या था? इस ज़मींदारी व्यवस्था का या इस्तिमरारी व्यवस्था का अ, बंदोबस्त का, ठीक है? तो इसको सूर्य अस्त विधि भी कहा जाता है। इसको सूर्य अस्त विधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे ही सूर्य अस्त होता था, एक फिक्स तारीख दे दी जाती थी, उस तारीख को सूर्य अस्त होते ही आपको क्या करना है, हमें इतना टैक्स चुकाना है, ठीक है? तो इसलिए इसको सूर्यास्त विधि भी कहा जाता है, और इसका उद्देश्य था नियमित राजस्व आता रहे। अंग्रेज क्या चाहते थे कि हमारे पास नियमित राजस्व आता रहे, यानी नियमित रुपए आते रहे। और अकाल पड़ गया था, तब अंग्रेजों ने कहा कि अकाल पड़ गया है, अब हमारे पास कुछ है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि हमें पैसा चाहिए तो हमें किसी न किसी प्रकार से जो है जमींदारों को लूटना पड़ेगा, क्योंकि किसानों को अपन सीधा टैक्स लेंगे तो हो सकता है अकाल के समय किसान नहीं दे पाएंगे, लेकिन जमींदार यदि नहीं चुका पाएंगे तो जमींदारों की जमीन हड़प लेंगे हम, ठीक है? ऐसा इनका सिस्टम था। जमींदारों को इससे लाभ क्या हुआ, भूमि के वास्तविक स्वामी कौन बन गए इससे? जमींदारों को इससे लाभ भी हुए, कुछ जमींदारों को जो जमींदार टैक्स चुका पाते थे, तो इससे क्या हुआ कि जमींदार जो है भूमि के वास्तविक स्वामी बन गए, और ये पद जो है वंशानुगत हो गया, ठीक है? अंग्रेजों की जड़ें भारत में मजबूत होने लगी, और अधिकारियों की आवश्यकता अब नहीं रही, क्योंकि जमींदार अधिकारी का कार्य कर लेता था। किसानों पर इसके बुरे प्रभाव भी पड़े, जैसे कि किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया जाता था, और जमींदार किसानों का शोषण करने लगे, और किसानों के पास अपनी ज़मीन बचाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। किसान गरीब जो है जमींदार वो धनवान होते गए, ठीक है? ऐसा सिस्टम चलने लगा। तो ये थी इस्तेमारी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था। जमींदार ठीक समय पर राजस्व क्यों नहीं दे पाते थे, या उनकी ज़मीनें क्यों नीलाम हो जाती थी, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। इनकी ज़मीनें नीलाम हो जाती थी क्योंकि लगान ज़्यादा था। जो जमींदार नहीं चुका पाता था, तो उसकी जो है संपत्ति नीलाम कर ली जाती थी। ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता था, अकाल के कारण या सूखे के कारण जो है फसलें बर्बाद हो जाती थी, लेकिन राजस्व वैसा ही बना रहता था। यानी अंग्रेज़ कहते थे हमें तो 10,000 रुपए ही चाहिए। जब अकाल से या सूखे से फसलें खराब होती थी, तब वो किसान और ज़मींदार कहाँ से लाएँगे पैसे, या कहाँ से चुकाएँगे टैक्स, ठीक है? तो ये नहीं चुका पाते थे, जिसके कारण ज़मींदारों की जो है ज़मीन क्या कर दी जाती थी, नीलामी पर रखी जाती थी, और ज़मीन को जो है हड़प लेते थे कौन? अंग्रेज, ठीक है? और अंग्रेज़ों ने कई प्रकार से ज़मींदारों की शक्तियों पर नियंत्रण भी किया। जैसे कि अपन बात करें, आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने ज़मींदारों की शक्तियों पर नियंत्रण किया, तो इसमें अंग्रेज़ों ने जो है ज़मींदारों की सैन्य टुकड़ी जो थी, यानी ज़मींदारों के खुद के पास में जो सैन्य टुकड़ी और उनकी जो स्थानीय पुलिस थी, उसको भंग कर दिया, कि अब ज़मींदार जो है किसी प्रकार की सेना नहीं रखेंगे। अंग्रेज़ों को डर था कि यदि ज़मींदार अपने पास सैन्य टुकड़ी रखेंगे, तो क्या करेंगे, हमारे खिलाफ क्या कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। ये डर था, इसीलिए उन्होंने सैन्य टुकड़ी और लोकल पुलिस को क्या कर दिया, भंग कर दिया। और उसके बाद में उन्होंने सीमा टैक्स जो है वो भी खत्म कर दिया, और अब जितने भी कार्य है कलेक्टर के नाम से होने लगे, और कलेक्टर जो है, जो ज़मींदार इस ज़मींदारी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलता था, उसको कलेक्टर समन भेजता था और कहता था कि आप क्या करो, अपने कार्य को करो, नहीं तो आपकी ज़मीन जो है नीलाम कर दी जाएगी, ठीक है? उसके बाद में जो है अपन बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1792 में लागू हुई, और कैप्टन रेड और कैप्टन रीड है, यहाँ पर रेड नहीं है, कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो के द्वारा 1792 में इसे लागू किया गया। ये सबसे पहले मद्रास में लागू हुई। मद्रास तमिलनाडु का वर्तमान नाम है, ठीक है? पहले जो है इसको मद्रास जो है चेन्नई जो है, चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। तो मद्रास प्रेसिडेंट ही हुआ करती थी, और उस समय एक रियासत हुआ करती थी, अपन सीधे शब्दों में कहें अंग्रेजों के समय, ठीक है? तो ये तमिलनाडु के अंदर हुआ करता था मद्रास, ठीक है? और मद्रास के अंदर सबसे पहले ये लागू होती है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? तो रैयतवाड़ी में रैयत शब्द का अर्थ होता है किसान। अंग्रेज किसानों को रैयत कहते थे, ठीक है? अब अंग्रेजों ने क्या कहा कि बिचौलिया हम नहीं रखेंगे, जमींदार नहीं रखेंगे। तो अंग्रेजों का मानना था कि जमींदार पीछे क्या करते हैं, टैक्स पूरा नहीं चुकाते हैं, बीच में क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो अंग्रेजों का ऐसा मानना था, अंग्रेजों ने सीधा जो है किसानों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब किसान और अंग्रेज जो है, अंग्रेजों का एक अधिकारी होता था, और वो अधिकारी क्या करता था, जिसको क्या कहा जाता था, तालुकदार। तालुकदार यानी एक ताल्लुक, यानी एक जिले पर एक अधिकारी जो राजस्व को इकट्ठा करता था, या राजस्व को कलेक्ट करता था। तो ठीक है, तो वो क्या करता था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत यानी किसान से सीधा टैक्स लेता था। यहाँ पर कोई बीच वाला जमींदार या कोई बिचौलिया नहीं हुआ करता था। तो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है? तो
इसमें कंपनी और रेतों के बीच यानी रेतों यानी किसानों के बीच में सीधा संबंध स्थापित हो गया। यहाँ कोई बिचौलिया नहीं रहा। और इसमें क्या हुआ कि जब किसान नहीं चुका पाते अपना टैक्स, तो किसानों ने कुछ साहूकारों से ऋण पर जो है पैसे लेने शुरू कर दिया, जिससे इन साहूकारों ने भी क्या कर दिया, किसानों पर शोषण करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि जब गिरवी रखने लगे, ये गहने वगैरह गिरवी रखने लगे या ज़मीन गिरवी रखने लगे, तब ये साहूकार भी साथ साथ में फ़ायदा उठाने लगे। इन्होंने क्या किया, किसानों की ज़मीनें हड़पनी शुरू कर दी। ठीक है, तो ऐसी सिस्टम चलता रहा। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें माहलवाड़ी व्यवस्था। माहलवाड़ी व्यवस्था जो है वो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1822 ईस्वी में लागू की गई। ये सबसे पहले यूपी और मध्य प्रांत मतलब वर्तमान का जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उसको मध्य प्रांत कहा जाता था, यहाँ पर लागू हुई। माहलवाड़ी व्यवस्था भी जमींदारी व्यवस्था की तरह ही थी। इसमें भी जमींदार होता था और जमींदार किसानों से जो है टैक्स लेता था, और उसके बाद में किसान जो है इसको दे देते थे, सॉरी, किसान जमींदार को देते थे और जमींदार आगे अंग्रेजों तक जो है राजस्व या अपन कहें टैक्स पहुंचा देता था। तो ऐसी व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये तीनों व्यवस्थाएं आपको ध्यान में रखनी है। इसमें जो इस्तेमारी या जमींदारी व्यवस्था, इसमें एक जमींदार होता था और जमींदार को कहा दिया जाता था कि तेरे को 10,000 रुपये एक महीने में देने हैं, किसके, टैक्स के, किसानों से लेकर तू चाहे कैसे भी दे, हमें 10,000 रुपये चाहिए एक मंथ के। तो ये ऐसी एक स्थायी सिस्टम था। इसको स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस्तेमारी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, और रेतवाड़ी व्यवस्था में सीधा किसानों से जो है टैक्स लिया जाता था। मालवाड़ी व्यवस्था भी जमींदारी व्यवस्था की तरह ही थी, जिसमें जो है जमींदारों के द्वारा जमींदारों से सीधा टैक्स लिया जाता था। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे अपन बात करें राजमहल की पहाड़ियाँ। तो राजमहल की पहाड़ियाँ है कहाँ पर भाई, तो वर्तमान वेस्ट बंगाल जो कि पश्चिम बंगाल है उसके अंदर ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर पहाड़िया नामक एक जनजाति रहती थी पहाड़िया के अंदर। ठीक है, पहाड़िया नामक जनजाति रहती थी। वो झूम कृषि करती थी और महुआ के वृक्ष के जो पत्ते तोड़कर महुआ से शराब बनाई जाती थी। ठीक है, ये इस प्रकार से अपना गुजारा चलाते थे। और उसके बाद में एक नई जनजाति आती है जिसका नाम है संथाल जनजाति। और ये संथाल जनजाति महुआ सॉरी ये जो है पहाड़िया जनजाति से किस प्रकार से भिन्न थी। ठीक है, तो लगभग इनके कार्य सेम ही थे, लेकिन कुछ जैसे कि संथाल जो जनजाति है, इनके पास एक स्थायी हल हुआ करता था और ये हल का प्रयोग करते थे किसी प्रकार की कृषि करने के लिए। और बाकी अपन बात करें, ठीक है, तो ये जो है पहाड़िया जो है ये क्या करते थे, कुदाल का प्रयोग करते थे, लेकिन संथाल हल का प्रयोग करते थे। तो संथालों और पहाड़िया जनजाति के बीच में संघर्ष होता है, क्योंकि संथाल भी आकर इस राजमहल की पहाड़िया में रहने लग गए और यहाँ पर ये नहीं रहने दे रहे थे। पहाड़िया ये कह रहे थे कि हमारी जगह है, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, क्योंकि जनजाति ऐसी ही चीज़ होती है। जनजातियाँ मानती है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे अधिकारों, यानी अंग्रेज क्या कर रहे थे उस समय, इन आदिवासियों की जो मौलिक अधिकार हैं, यानी इनके जो अधिकार थे, जैसे कि पेड़ को काटना, यदि कोई वृक्ष है उसको कोई व्यक्ति नहीं काट सकता था, क्योंकि आदिवासी मानते थे कि वृक्षों के अंदर उनके देवता निवास करते हैं। ठीक है, तो आदिवासी वृक्षों को नहीं काटने दे रहे थे। लेकिन जो है अंग्रेज क्या मानते थे, अंग्रेज मानते क्या था, अंग्रेजों को तो क्या चाहिए थे, वृक्ष चाहिए थे। क्यों चाहिए थे, क्योंकि ये जो है पेड़ों की कटाई करके इन पेड़ों से जो है हमारे रेलवे का निर्माण हो रहा था उस समय। ठीक है, तो इसलिए पेड़ों की आवश्यकता थी। और उस समय उन्होंने वहाँ से हटाकर, किनको, संथालों को वहाँ से हटाकर अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको दूसरी जगह या ज़मीन दे देते हैं, आप यहाँ पेड़ छोड़ दीजिए। तब अंग्रेजों ने संथालों को एक जगह दी जिसको कहा गया दामिन ए कोह, दामिन ए कोह को दामिन ए कोह नामक जगह दे दी कि जहाँ पर संथाल रहे। लेकिन संथालों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया कि हम जो है ऐसी जगह पर नहीं रहेंगे, हमें नहीं चाहिए। तो आपसे पूछा जाए कि दामिन ए कोह क्या होता है, उसके बाद में संथालों ने विद्रोह कब किया और संथाल विद्रोह क्या था, उसके बारे में समझाइए, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो संथाल विद्रोह, संथालों ने यहाँ पर इनके आदिवासियों के जो अधिकार थे उनको अंग्रेजों ने किस प्रकार से हनन किया, उसी की जो है परिणति हुई कि संथाल विद्रोह हुआ। 1845 से 46 के मध्य होता है। और संथाल जो है ये एक जनजाति थी जो कि महाराष्ट्र के अंदर थी। ठीक है, तो चावल और कपास ये बोया करते थे। और 18वीं सदी के दशक में जो है पहाड़िया लोगों के समय ये संथाल काफ़ी एक चुनौती के रूप में आई थी। और संथाल विद्रोह के समय दो नायक थे इनके, यानी संथालों के, संथाल जनजाति के। उनमें एक तो था सिद्धू, एक था कान्हा। सिद्धू और कान्हा को संथाल जनजाति के लोग जो है अपने देवता के रूप में मानते थे कि ये हमारे देवता है, ये जो कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो सिद्धू और कान्हू ने क्या कर दिया, कान्हू और सिद्धू, कान्हू कान्हू और सिद्धू, इन दोनों नेताओं ने क्या किया, संथाल विद्रोह किया, जिसमें अंग्रेजों पर जो है अंग्रेजों के विरुद्ध में किया। उन्होंने कहा कि हमारे पेड़ नहीं कटने चाहिए। ठीक है, इसमें हमारे देवता वास करते हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने कहा वो तो अच्छी बात है, लेकिन हमें जो है कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए, संचार की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेड़ों को काटना पड़ेगा। ठीक है, तो इस समय इन्होंने शर्त रखी थी कि हमारा शोषण नहीं होना चाहिए और उनकी जो है ज़मीनें वापस होनी चाहिए, उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। ऐसी 3 शर्तें संथालों ने रखी थी विद्रोह के समय। ठीक है, तब इनकी शर्तें यदि नहीं मानी गई ना, नहीं मानी गई, तब इन्होंने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। उसके बाद में एक और विद्रोह होता है जिस विद्रोह का नाम है
दक्कन दंगा जो कि 12 मई 1845 को पुणे, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, पुणे से होता है। पुणे का सुपा नामक गाँव है, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। इसमें जो है मुख्य समस्या जो थी इनकी, वो ये थी कि यहाँ पर लोग जो है लगभग सभी की यही समस्या थी, यानी दक्कन में जो दंगा होता है महाराष्ट्र के अंदर, तो इसमें भी लोगों की जो आंतरिक जो कार्यक्रम होते थे, यानी घर के, उनके अंदर कहीं न कहीं अंग्रेज़ों ने जो है क्या किया था, हस्तक्षेप किया था। जैसे कि इस समय भी दक्कन में भी, यानी दक्षिण भारत के अंदर भी बहुत सारी जनजातियाँ रहती थी, जिन्होंने भी क्या किया था, यहाँ की जनजातियाँ हैं, वो भी भड़क गई थी कि हमारे जो पेड़ है, उनको हम बचाने का प्रयास करते हैं, अंग्रेज़ इनको क्या क्यों काट रहे हैं? तो ठीक है, तो इसीलिए जो है दक्कन में दंगा होता है, और इसके लिए दक्कन दंगा आयोग का गठन भी होता है 1875 में, ठीक है? उसके बाद में हालाँकि इसकी जाँच होती है, उसके बाद में इसको रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाता है। उसके बाद में रैयत और ताल्लुकदार क्या होता है, इसमें आपसे पूछा जाए, तो रैयत का मतलब होता है किसान, यानी भारतीय किसानों को अंग्रेज़ क्या कहते थे? रैयत कहते थे। और ताल्लुकदार, ताल्लुक का मतलब होता है जिला, यानी एक जिले पर जो दार, यानी एक जो अधिकारी होता है, एक जिले को सँभालने वाला अधिकारी, उसको क्या कहा जाता था? तालुकदार कहा जाता है। और तालुकदार का मुख्य कार्य था टैक्स कलेक्ट करना, यानी राजस्व इकट्ठा करना, इसका मुख्य कार्य हुआ करता था, ठीक है? उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि फ्रांसिस बुकनान कौन था? तो फ्रांसिस बुकनान 1794 से लेकर 1815 के मध्य जो है इसका जो है कार्यकाल माना जाता है, यानी ये 1794 में जन्मा था और 1815 के मध्य मरा था। ये फ्रांसिस बुकनान एक यात्री था, जो कि फ्रांस से यहाँ आया था, और इसने कलकत्ता के अंदर एक चिड़ियाघर की स्थापना की थी। उस चिड़ियाघर को अलीपुर चिड़ियाघर भी कहा गया, ठीक है? तो कहीं न कहीं अपन को उस समय के जो ऐतिहासिक घटना चक्र मिलता है, तो ये उनकी पुस्तक से ही, फ्रांसिस बुकनान की जो पुस्तक है, उसी से हमें मिलता है, और हम प्राचीन भारत को अच्छे से समझ पाते हैं। तो आज का अपना इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।